मैं प्राध्यापक एल वी गायकवाड़ आज आपको हिंदी में एक वीडियो दूंगा। वीडियो है कंजंक्शंस के ऊपर। तो पहला कंजंक्शन मैं लूंगा एज वेल एज। देखिए एज वेल एज। अभी एज वेल एज का जो हिंदी में अनुवाद होता है वह होता है और या तथा। देखिए मीनिंग क्या हो जाता है, और या तथा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक हिंदी का एक वाक्य आपको दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं हिंदी तथा अंग्रेजी लिखूंगा। मैं हिंदी और तथा अंग्रेजी लिखूंगा। देखिए अंग्रेजी लिखूंगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमने ले लिया, यह सेंटेंस ले लिया कि मैं हिंदी और अंग्रेजी लिखूंगा या मैं हिंदी तथा अंग्रेजी लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम अभी इस वाक्य का एज वेल एज नाम का जो कंजंक्शन है उसकी सहायता से हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखूंगा यह वर्ब है। यहाँ पर मैं करता है, हिंदी और अंग्रेजी यह ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, और लिखूंगा यहाँ पर क्रियापद आ गया यानी वर्ब आ चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो कौन लिखेगा। पहले तो हम कर्ता लेंगे, कर्ता लिखेंगे उसमें। तो कौन लिखेगा, तो मैं यानी आई, ये कर्ता हो गया। फिर बाद में कर्ता लिया कि बाद में हमें वहां पर क्रियापद लेना पड़ता है यानी वर्ब लेना पड़ता है। तो वर्ब हुआ लिखूंगा। लिखूंगा यानी लिखने वाला है, लिखूंगा यानी वह लिखेगा या लिखने वाला है, यानी यह भविष्य काल है, यह सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो उसमें यह लेना पड़ेगा। तो लिखूंगा यानी आई विल राइट। देखिए लिखूंगा यानी आई विल राइट। आई विल राइट मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, अभी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी, और वह इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ेगा। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर यह बात तो फिक्स हो जाती है कि हम अच्छी तरह से अंग्रेजी हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी की मदद यदि हम लेते हैं तो अंग्रेजी अच्छी तरह से हम लिख पा सकते हैं और बोल पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैसा किया। तो यहाँ पर यह कर्ता हो गया, ये विल राइट वर्ब हो गया, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। यहाँ पर यह एज वेल एज तो यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर दो जो लफ्ज है वह दोनों लफ्ज हमने एज वेल एज का जो कंजंक्शन है उसी से हमने वहां पर जोड़ दिए। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्द जोड़ता है या दो वाक्य वह जोड़ता है, दो सेंटेंसेस जोड़ता है या दो शब्द वह जोड़ता है। तो यहाँ पर हमने आपको जो बताया यह ध्यान में रखना है कि एज वेल एज का वापर हम कैसे कर पाते हैं। तो देखिए हमने आपको एज वेल एज का वापर यहाँ पर बता दिया। अभी हम आपको आगे का जो कंजंक्शन है उस कंजंक्शन के बारे में बताएंगे कि आगे का जो कंजंक्शन है वह है बट। देखिए आगे का क्या है, बट। बट यानी किंतु या परंतु, किंतु या परंतु। देखिए बट का अर्थ क्या हो जाता है, किंतु या परंतु। तो यहाँ पर
हम हिंदी में अभी एक वाक्य लेंगे और वह वाक्य है, हिंदी में, वह पैसे वाला है लेकिन दुखी है। वह पैसे वाला है, वह पैसे वाला है लेकिन दुखी है। देखिए यहां पर वाक्य क्या हो गया, वह पैसे वाला है लेकिन दुखी है। तो यह वाक्य हम अभी हिंदी में अनुवादित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जब अनुवादित करते हैं और बट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो कैसा करना आपको ध्यान में लेना है। तो देखिए क्रियापद यहाँ पर है, दुखी है, दुखी है, यहाँ पर क्रियापद हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पर आपको कहना है, बताना है, समझना है कि कौन दुखी है। तो यहाँ पर उत्तर मिल जाता वह यानी ही। वह क्या है, पैसे वाला है लेकिन वह दुखी है। तो देखिए अभी कौन दुखी है, तो ही आ गया करता। यहाँ पर फिर हम क्रियापद लेंगे, दुखी है, तो है यानी इज आ गया, ही इज। क्या है, तो दुखी है यानी सैड, बराबर, ही इज सैड, ही इज सैड। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, सॉरी। वह पैसे वाला है, पैसे वाला है यानी ही इज रिच, बराबर, ही इज रिच। बट अभी देखिए वह पैसे वाला है, पहला वाक्य है, वह पैसे वाला है यानी वह पैसे वाला है यानी ही इज रिच। लेकिन कंजंक्शन क्या आ गया, लेकिन यानी बट दुखी है, दुखी है यानी कौन दुखी है, वही दुखी है। ही इज रिच बट इज है क्या, दुखी, दुखी यानी सैड, अनहैप्पी, वह है। तो देखिए यहाँ पर हम जब बट का वापर करते हैं, तो बट का वापर जब हम करते हैं तो हमें किंतु या परंतु ऐसा हिंदी में अनुवाद लेना पड़ता है और उस अनुवाद से हिंदी का ट्रांसलेशन हमें अंग्रेजी में यहाँ पर करना पड़ता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण यहाँ पर दूंगा कि वह लड़की गरीब थी लेकिन इंसान थी। देखिए इंसान थी, तो यहाँ पर यह वाक्य हमने ले लिया कि वह लड़की गरीब थी लेकिन इंसान थी। तो देखिए यहाँ पर हम इसका अभी अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे कि वह लड़की गरीब थी यानी यह भूतकाल हो गया, पास्ट टेंस हो गया। कौन गरीब थी, तो वह लड़की म्हणजे दैट गर्ल, यह वर्ब हो गया, सॉरी कर्ता हो गया। उसके बाद में हमें अभी लेना है क्रियापद। तो क्रियापद हो गया थी यानी वॉज, दैट गर्ल वॉज यानी वह लड़की थी, क्या थी, तो गरीब यानी पुअर हो गया, वह लड़की गरीब थी, दैट गर्ल वॉज पुअर। लेकिन यह यहाँ पर कंजंक्शन आ गया, तो लेकिन यानी बट इंसान थी यानी इंसान थी। तो वर्ब पहले ले लीजिए, वॉज इंसान यानी वॉज ह्यूमन। तो ऐसा यहाँ पर हम वाक्य कर सकते हैं। तो देखिए लेकिन का मीनिंग कैसा हो जाता है, और लेकिन हम
कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाना है। तो देखिए आगे का कंजंक्शन मैं आपको बताऊंगा। आगे का जो कंजंक्शन है वह है स्टिल, स्टिल या एट नाम का यह कंजंक्शन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए स्टिल या एट दोनों एक ही है और मीनिंग हो जाता है फिर भी। क्या मीनिंग हो जाता है? फिर भी, फिर भी ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। तो देखिए एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, उसके पास पैसा है। वाक्य क्या है? उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है, फिर भी वो भिखमंगा है। फिर भी वह भिखमंगा है, भिखमंगा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, यह सेंटेंस हो गया, यह वाक्य हो गया। क्या वाक्य लिया हमने? उसके पास पैसा है फिर भी वह भिखमंगा है। तो देखिए यहाँ पर हम जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो अनुवाद हो जाएगा। पहला वाक्य यहाँ तक है, उसके पास पैसा है। हाँ, उसके पास पैसा है यानी उसकी प्रॉपर्टी हो गई पैसा। तो कर्ता हम पहले लेंगे कि किसके पास पैसा है, तो उसके पास यानी उसका कर्ता हो गया ही, हो गया। और पास है यानी पैसा पास है, तो यह हैज का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ही हैज, उसके पास पैसा है यानी ही हैज मनी, ही हैज मनी। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। फिर भी, अभी यह जो फिर भी है यह है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आ गया स्टिल और एट, यह कंजंक्शन आ गया। ही हैज मनी स्टिल एट यानी ही हैज मनी स्टिल एट यानी उसके पास पैसा है फिर भी वह भिखमंगा है। वह यानी कौन भिखमंगा है? तो वह यानी ही, क्रियापद हो गया इज, है। क्या है? तो भिखमंगा है यानी अ बेगर है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा और वह बात ऐसी है कि यहाँ पर स्टिल का और एट नाम का हम कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों एक ही है और दोनों हम एक दूसरे के तुलना में उसका वापर कर सकते हैं। तो देखिए उसके पास पैसा है फिर भी वो भिखमंगा है। ही हैज मनी स्टिल या एट, ही इज अ बेगर। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताऊंगा कि स्टिल और एट यहाँ पर कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन ने यहाँ पर दो वाक्य या दो सेंटेंसेस यहाँ पर जोड़े हैं। यानी ही हैज मनी यह फर्स्ट सेंटेंस है और ही इज अ बेगर यह दूसरा सेंटेंस है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ स्टिल या एट ने किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर इज सैड है, या हम यहाँ पर ही और ले सकते हैं कि वह पैसे वाला है लेकिन दुखी है, तो ही इज रिच बट ही इज सैड। तो ही इज सैड और ही इज रिच यह दोनों सेंटेंसेस यहाँ पर इस बट ने जोड़े हैं। यहाँ पर यह दोनों सेंटेंसेस यहाँ स्टिल और यहाँ एट ने जोड़े हैं। तो इसीलिए कंजंक्शन का मीनिंग हो जाता है, अर्थ हो जाता है दो शब्द या दो वाक्य जोड़ने वाला शब्द। तो देखिए यहाँ पर स्टिल का जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसे हमने आपको बता दिया। आगे का कंजंक्शन हम लेंगे हाउ एवर, हाउ एवर
देखिए हाउ एवर नाम का हम अभी कंजंक्शन आपको बता रहे हैं। हाउ एवर यानी जैसे भी, हाउ एवर यानी जैसे भी हिंदी में हम बोल सकते हैं, या जैसे भी यानी एज यू लाइक, जैसे भी यानी क्या, एज यू लाइक। तो देखिए यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया हुआ है कि यू कैन हेल्प हिम, यू कैन हेल्प हिम, you can help him, you can help him however you feel, however you feel। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाउ एवर का जो मीनिंग होता है जैसे भी यानी जिस तरह से, यानी जैसा लगे वैसा। तो देखिए यहाँ पर यू कैन हेल्प हिम यानी तू उसे मदद कर सकता है, जैसे भी यू फील यानी जैसा तुझे फील होता है वैसा उसे तू मदद कर सकता है। जैसे भी या वैसे भी या जैसा भी या वैसा भी, ऐसा अर्थ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यू कैन हेल्प हिम, तू उसे मदद कर सकता है, जैसे भी यानी हाउ एवर जैसे भी, जैसा यू फील यानी जैसा तू फील करता है यानी जैसा महसूस करता है वैसा तू उसे मदद कर सकता है। तो ऐसा हाउ एवर का हम यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अभी आपको बताने जा रहे हैं बोथ एंड और ऐसा। देखिए मैंने कैसा लिखा, बोथ लिखा, फिर बाद में मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया या वहाँ पर मैंने डैश डैश कर दिया, फिर बाद में मैंने एंड लिखा और यहाँ पर मैंने और एक डैश डैश कर दिया। यानी यहाँ पर कुछ तो भी हमें लिखना है, बोलना है, ध्यान देना, और यहाँ पर भी हमें कुछ तो भी लिखना है, बोलना है या ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको वाक्य दूंगा कि मुझे दोनों अंग्रेजी और हिंदी बोलना भाते हैं। मुझे दोनों अंग्रेजी और हिंदी बोलना भाते हैं या भाता है, बोलना भाता है या बोलना भाता है या भाते हैं, दोनों भी बोलना भाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे दोनों यानी अंग्रेजी और हिंदी बोलना भाता है। तो देखिए दोनों यानी बोथ, अंग्रेजी और हिंदी यानी देखिए यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर अंग्रेजी बैठ सकता है और यानी एंड हो गया, और हिंदी यहाँ पर बैठ सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम अभी इसका अनुवाद इंग्लिश में करेंगे। तो देखिए मुझे दोनों यानी अंग्रेजी और हिंदी बोलना भाता है या बोलना पसंद है। तो देखिए क्या पसंद, किसे पसंद है, हम पहले तो कर्ता लेंगे। किसे पसंद है, तो मुझे यानी आई। अभी आई ले लिया, कर्ता ले लिया, तो क्रियापद लेना पड़ेगा। क्रियापद है भाता है यानी आई लाइक, मुझे भाता है यानी मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक। फिर बाद में यह पहला सेंटेंस हो गया, फिर बाद में हमें यह बोथ लेना है, आई लाइक बोथ।
आई लाइक बोथ, यानी मुझे भाता है दोनों। क्या दोनों? दोनों भाते हैं, लेकिन क्या? तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी हमें लिखना है। इंग्लिश और यानी एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, ऐसा हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से वाक्य बताऊंगा कि मुझे दोनों अंग्रेजी और हिंदी बोलना भाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर्ता ले लिया, मुझे लाइक नाम का मैंने क्रियापद यहाँ पर ले लिया, बोथ लिया यहाँ पर, फिर बाद में डैश डैश है तो वहाँ पर इंग्लिश लिख दिया या अंग्रेजी लिख दिया, फिर बाद में एंड है तो उस एंड को लिख लिया, फिर बाद में यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक है तो वहाँ पर हिंदी लिख दिया, फिर बाद में अभी क्या बचा वाक्य में तो वह देखना पड़ेगा। तो बोलना यह शब्द बचा हुआ है उसे अंग्रेजी में अनुवादित करना है। तो बोलना यानी इन्फिनिटिव है, इसलिए हम उसे कहेंगे टू स्पीक। तो देखिए यहाँ पर जो हम वापर करते हैं बोथ, डैश डैश एंड डैश डैश, इस कंजंक्शन का वापर हम ऐसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह बोथ टिम्ब टिम्ब एंड टिम्ब टिम्ब का यहाँ पर या डैश डैश का यहाँ पर मैंने आपको वापर बता दिया। तो देखिए आगे का जो वापर है यह वापर मैं आपको बताऊंगा, और आगे का जो वापर है यह है यल्स नाम का, जो यहाँ पर कंजंक्शन है उसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यल्स, देखिए यल्स नाम का यहाँ पर जो कंजंक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यल्स, देखिए यल्स या और यल्स, यह दोनों एक ही है। तो देखिए यल्स ऑब्लिक और यल्स दोनों का अर्थ हो जाता है अन्य हेतु के लिए, अन्य हेतु के लिए, अन्य हेतु के लिए। तो हमेशा मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा ही मीनिंग लेना है और उसी मीनिंग के हिसाब से आपको करना है। तो देखिए अन्य हेतु के लिए यल्स या और यल्स, ये दोनों भी हम एक तरीके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अन्य हेतु के लिए या दूसरा मीनिंग हो जाता है नहीं तो, नहीं तो ऐसा भी मीनिंग हम ले सकते हैं, नहीं तो। तो देखिए यहाँ पर मैं वाक्य लूंगा और वाक्य है मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो मेरा नुकसान होगा। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो मेरा नुकसान होगा, नहीं तो मेरा नुकसान होगा। देखिए यह हिंदी का एक वाक्य या सेंटेंस हमने यहाँ पर ले लिया। तो देखिए मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो, यह जो नहीं तो है, यह नहीं तो यहाँ पर कंजंक्शन बन के आया हुआ है। मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो यानी यल्स और यल्स मेरा नुकसान होगा। तो यह दोनों वाक्य हमें यहाँ पर यल्स या और यल्स से जोड़ना है। दोनों भी एक ही है, हम एल्स ले सकते हैं या और यल्स यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो देखिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यानी मुझे जाना ही है, यानी किसे जाना पड़ेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, यानी
जाना पड़ेगा यानी आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई मस्ट गो। हो गया, ये पहला सेंटेंस हो गया। नहीं तो यानी एल्स, एल्स, एल्स नहीं तो, या और एल्स, और एल्स नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, मेरा नुकसान होगा, यानी आई विल फेस लॉस, आई विल फेस लॉस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह पहला वाक्य है मुझे जाना पड़ेगा, दूसरा वाक्य है मेरा नुकसान होगा। यह दोनों वाक्य को, सेंटेंसेस को यहाँ पर नहीं तो या एल्स या और एल्स नाम के कंजंक्शन ने जोड़ा है, जिसका अर्थ हो जाता है अन्य हेतु के लिए या नहीं तो। देखिए यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल हम अच्छी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए आगे का एक कंजंक्शन है और उस कंजंक्शन को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अभी एक ही कंजंक्शन बाकी है और उस यह हो गया उसे लेंगे और यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हेंस नाम का, हेंस, सो, हेंस, सो, देयरफॉर, देयरफॉर और दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। तो देखिए यह कितने कंजंक्शंस है यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। यह 4 कंजंक्शंस यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन चारों का मीनिंग जो होता है एक ही होता है और वह मीनिंग है इसलिए। क्या मीनिंग है, इसलिए, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक हिंदी का सेंटेंस लेंगे। उसने उसे मारा, उसने उसे मारा इसलिए, इसलिए, इसलिए वह आया नहीं, वह आया नहीं, वह आया नहीं। तो देखिए यहाँ पर यह वाक्य हो गया कि उसने उसे मारा इसलिए वह आया नहीं। तो देखिए यहाँ पर उसने उसे मारा, यह पहला सेंटेंस हो गया, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन हो गया और वह आया नहीं, यहाँ पर यह दूसरा वाक्य हो गया। तो यह दो जो वाक्य है इन्हें अभी इसलिए नाम का यानी हेंस, सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, यह कंजंक्शन है तो 4, लेकिन एक ही कंजंक्शन है उसका, यानी एक दूसरे के तुलना में उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेंस के बजाय हम सो को और इन दोनों के बजाय इन देयरफॉर और दैट्स व्हाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी इस वाक्य को हम अंग्रेजी में करेंगे, उसने उसे मारा। तो देखिए ही बीट हिम, ही बीट हिम। देखिए उसने उसे मारा, किसने मारा, किसने मारा, तो उसने यानी ही, मारा यह क्रियापद हो गया तो बीट, और किसे मारा तो उसे यानी हिम। तो ही बीट हिम इसलिए, इसलिए यानी हेंस, इसलिए यानी हेंस, या इसलिए यानी सो, देयरफॉर और दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही बीट हिम, हेंस ही डिडंट कम, हेंस he didn't come, he didn't come। तो देखिए यहाँ पर वह आया नहीं, यानी कौन आया नहीं, तो वह, और क्रियापद क्या हो गया, आया नहीं, didn't come। तो यह सादा भूतकाल यहाँ पर हम उसे बोल सकते हैं, बोलते हैं, और didn't come उसका अंग्रेजी में हो जाता है। तो देखिए उसने उसे मारा इसलिए वह आया नहीं, he beat him hence he didn't come या did not come, ऐसा यहाँ पर हम बोल सकते हैं। और वाक्य यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि he beat him hence he did not come,
he beat him so he did not come, he beat him therefore he did not come, he beat him that's why he did not come। ऐसा वहाँ पर हम वापर कर सकते हैं और हम अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं और अच्छी तरह से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। हिंदी का अनुवाद हम अंग्रेजी में करके यह सब कर सकते हैं। तो आपको यह सभी बातें करना है। तो देखिए अभी लास्ट जो कंजंक्शन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वह है दैट, और दैट का मीनिंग हो जाता है कि, क्या मीनिंग हो जाता है? कि। तो देखिए दैट यानी कि, और इसका यहाँ पर हम एक हिंदी का वाक्य लेंगे। वह बोलता है, वह बोलता है, वह बोलता है कि, वह बोलता है कि वह पास होगा। वह बोलता है कि वह पास होगा, तो इसके बजाय हम लेंगे वह बोलता है कि सुरेखा पास होगी। सुरेखा पास होगी, पास होगी। तो यह यहाँ पर वाक्य हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दैट का कंजंक्शन हम ले रहे हैं, उसका मीनिंग है कि। तो यहाँ पर यह कंजंक्शन आ गया और पहला वाक्य आ गया वह बोलता है, और दूसरा वाक्य आ गया यहाँ पर सुरेखा पास होगी। तो यहाँ पर यह दो जो वाक्य है, सेंटेंसेस है, इन्हें हमें यहाँ पर दैट नाम का कंजंक्शन जो है उससे यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है, वह बोलता है, वह यानी कौन बोलता है? वह यानी ही। बोलता है यानी ही स्पीक्स। देखिए यहाँ पर यह साधा वर्तमान काल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमने किया ही स्पीक्स, वह बोलता है कि। अभी ये कंजंक्शन आ गया कि यानी दैट, कि यानी दैट। क्या बोलता है वह? सुरेखा पास होगी, यानी सुरेखा विल पास, विल पास। सुरेखा पास होगी यानी सुरेखा विल पास एग्जामिनेशन, तो ऐसा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस हिंदी का अंग्रेजी में किया। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर दैट नाम का कंजंक्शन है और पहला वाक्य है, यह दूसरा वाक्य है, यह वाक्य है, सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने का काम इस दैट ने या कि यह जो हिंदी शब्द है उसने किया हुआ है। तो देखिए आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से यह कंजंक्शन बताया है। आपको कैसे लगे यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ शंकाएं होगी तो वह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।